नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से भारत में इस समय राजनीति चल रही, एक क्रूरता की राजनीति चल रही, वह राजनीति चल रही है जो शर्मनाक होती है। वह राजनीति चल रही है जो जनता पर हमला करती है। वह राजनीति चल रही है जो जनता के धन को लुटा देने वाली है। और वह राजनीति चल रही है कि सिर्फ पक्ष बचे, विपक्ष को खत्म कर दे। और जब यह राजनीति चल रही है तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, इस संविधान कहां है, देश कहां है, देशवासी कहां है, और उनके अपने मुद्दे कहां हैं। सब गुम है। और जब सब गुम हो तो सवाल लाजमी है। चाहे जिस राज्य की चर्चा कर, चाहे जहां की चर्चा कर, हालात है। सबसे पहले बात करते हैं राम राज्य वाले राज्य। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या होती है? जो संघियों का गैंग है उसका एक राज्य है, और इस राज्य में नफरत के बूते सत्ता हासिल की। और जब नफरत के बूते हासिल की गई हो तो नफरत ही पनपाई। किसी को जलाकर मार देना कोई खास बात नहीं होती। कानपुर में दीक्षित परिवार को जलाकर मार डाला गया। 2002 में गुजरात दंगों में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी साहब को जिंदा जला दिया। और न जाने कितनी महिलाओं, बच्चों, सबके साथ क्या क्या हुआ। बिल्किस बानो हम सबको याद है। जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं, वही बिल्किस बानो के अपराधियों को क्षमा कर देते हैं। कल्पना करिए, उड़ीसा में दारा सिंह ने मिशनरी चलाने वाले ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जलाकर मार दिया था। वह दिन क्या आपको याद नहीं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब पर हमले हो रहे हैं। कोई एक जाति ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी हो। और जब यह हरकतें हो रही हो, नर पिशाचों वाले काम हो रहे हो, तो आप क्या कहें? यह राम राज्य? तो यह राम राज्य, यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य, यही नरेंद्र मोदी का राम राज्य, और यही आरएसएस का राम राज्य। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है जो इस तरह के अपराधों में शामिल रहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का। और इसको देखने को मिला मेघालय में। मेघालय में एक रेपिस्ट, एक वो शख्स जो देह व्यापार का धंधा चलाता था, एक वो शख्स जो सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण कराता था, उन्हें बंधक बना करके बाहर तस्करी करता था, बेचता था। वह शख्स जो एक वहां का बड़ा अपराधी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, और अब भाजपा ने टिकट देकर उसे माननीय विधायक बनाने का फैसला किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह के ये लोग हैं और किस लिए करते हैं। तो इससे आप ये दूसरों के माता, पिता, वंश, बहन, भाई, किसी पर भी कितना गंदा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नाम में थोड़ी सी गलती इनके कर दें तो ये रुदाली करने लगते हैं। और इसका उदाहरण देखने को मिला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, वो चर्चा कर रहे थे अदानी के घोटालों को लेकर के, वो चर्चा कर रहे थे ईडी की रेड को लेकर के, वो चर्चा कर रहे थे कि जेपीसी की मांग की जा रही कैसे पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। तो इसको लेके जब बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी, अपना चूंकि पूरा नाम लिखते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो
वही बोलते वक्त उनके मुंह से गलती से निकल गया नरेंद्र जो है, अब मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरे को भी वही कहेंगे भावनाएं आहत हो गई। ये आप ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। और जब पवन खेड़ा ने यह कहा तो उनके खिलाफ देश के तमाम जगह पे एफआईआर दर्ज करा दी जाती। ये आप समझिए, तो साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज कराई जानी चाहिए, जिन्होंने तो एक महिलाओं तक के लिए गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल, क्यों नहीं उनके तमाम प्रवक्ताओं और सबके खिलाफ कराने चाहिए, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के खिलाफ कराने चाहिए, जिन्होंने नेहरू से लेके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के पहले प्रधानमंत्री से, उनसे लेकर के पूरे गांधी नेहरू परिवार के लिए न जाने क्या क्या शब्द कहे, और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए न जाने क्या क्या शब्द कहे, अभी संसद में क्या बोला, इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की जब स्थितियां, तो आप इनके रोने पिटने को समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं और किस तरह की बात करते हैं। और जब ऐसी बात करते हो तो निश्चित रूप से कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी सदैव से बी टीम कहती है भाजपा की, और वो साबित करते हैं कि वो बी टीम, जहां जहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती है या कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होती है भाजपा को, वहां वो पहुंच करके वोट कटुआ का काम करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाए और कांग्रेस और कमजोर हो। उदाहरण आपके सामने, उत्तराखंड का चुनाव 2002 में ही हुआ। आप देखिए, वहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, वहां पर गए और इनके कारण जो वोट बटा और जो दूसरी स्थितियां पैदा हुई, उसके कारण कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में नहीं आ पाई और भाजपा ने और अच्छे ढंग से सत्ता वहां हासिल कर दी। नंबर 1। दूसरा देखिए, वो गए गोवा में, जहां कांग्रेस बहुत मजबूत थी, सत्ता में आने वाली थी, वहां पर यही किया, और टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उन्होंने, और नतीजा क्या हुआ कि वहां कांग्रेस रह गई और भारतीय जनता पार्टी रोज बर रोज ताकतवर हो। इसके बाद आई गुजरात। गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह से कमोबेश किया, और नतीजा क्या हुआ कि गुजरात में जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही थी और यह लग रहा था कि इस बार थोड़ी सी यदि मेहनत हो गई तो कांग्रेस वहां भाजपा को उखाड़ फेंके, लेकिन हुआ उल्टा। आम आदमी पार्टी ने जो वोट काटे वो कांग्रेस के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में वृद्धि करने में मदद करी। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां रिकॉर्ड मतों से जीती, रिकॉर्ड मतों से, क्योंकि लोगों को लग गया कोई और आने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वोट अपना डाइवर्ट कर दिया बीजेपी, जबकि बीजेपी से हर तरह की नाराजगी। तो यह आप समझ सकते हैं। तो ये चंद उदाहरण मैंने बताए, और इसके बाद अब जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है, उस राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि अब वो वहां पर कांग्रेस को चुनौती देंगे। तो आप समझिए, वहां कांग्रेस को चुनौती देंगे, क्यों? क्योंकि कांग्रेस को चुनौती देंगे तो वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां अच्छे ढंग से सत्ता में लौटेगी। जहां है वहां भी और जहां नहीं है। इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है, और एक राज्य मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सत्ता में डकैती डाल दी, और नतीजा यह हुआ कि वहां पर
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। तो यदि यहां पर इस तरीके से आम आदमी पार्टी जाती है तो क्या नुकसान करेगी, यह समझ सकते हैं। और यह स्थिति तब है जब पंजाब में अराजकता का शासन, और यह अराजकता कैसी है इसको समझने वाला है। वहां पर स्थिति यह होती, कहते हैं हम जो बजट लेके आए हैं, पेपरलेस बजट लेकर के आए हैं, और उसके लिए बताते हैं कि हमने 21 लाख रुपया बचा लिया। एक तरफ तो कहते हैं पेपरलेस बजट ला करके हमने 21 लाख बचा लिया, दूसरी तरफ की पेपरलेस बजट हम लेके आए हैं, इसके विज्ञापन पर 42 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब आप बताइए कितनी बचत कर ली। आप चले जाइए, मैं अभी मुंबई गया, मुंबई में मैंने देखा कि वहां के एयरपोर्ट तक पे भगवंत मान के विज्ञापन लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन लगे हुए हैं। क्यों भाई, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो मुंबई में विज्ञापनों की क्या जरूरत है? कि साहब पंजाब तो इतना महान हो गया। हालात ये हो गए हैं पंजाब में कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे जो ड्रामा करने का क्रम है, जो दिल्ली में किया गया आम आदमी पार्टी क्लिनिक के नाम पे, वही पंजाब में शुरू किया गया। जबकि पंजाब में जो सेवा केंद्र बने हुए थे, पहले से बने हुए थे, उन्हीं सेवा केंद्रों को आम आदमी पार्टी क्लिनिक में बदल दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि अब वहां न डॉक्टर है, न कोई और है, न सुविधाएं हैं, लेकिन उसे लीपने पोतने के नाम पर बनाए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ पुताई के नाम पे 25-25 लाख रुपया दे दिया। आप कल्पना करिए कितना बड़ा घोटाला किया गया। और ये एक घोटाले नहीं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई हैं। शिक्षा के मामले में पंजाब पहले से ही अच्छा था, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के पहले। स्वास्थ्य में भी अच्छा था, लेकिन आज बर्बादी में जा रहा है, इससे आप समझ सकते। और कानून व्यवस्था जो बेहतरीन होती थी, वहां पर ड्रग्स का बिल्कुल एक पिछले 5 सालों में काफी हद तक काबू पाया गया था, वो फिर से हो गया है। जगह जगह चिट्टा बिक रहा है। उड़ता पंजाब बना दिया है किसने? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चिट्टा बेचने का काम किया है, जिस तरीके से मादक पदार्थों का, ड्रग्स का बिक्री हो रही है, उसके कारण सरेआम अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। बहुत पुरानी घटना का जिक्र नहीं करूंगा, कल की ही घटना है। फिरोजपुर जिले में कोर्ट के बिल्कुल सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने एक महिला को सरे रोड पे जमकर बुरी तरीके से मारा जाता है, उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है और उसे मरणासन छोड़ दिया जाता है। पता नहीं वो जीवित है या मर गई। और ये एक घटना नहीं है, इसके अलावा भी आप देखिए, आज ही पंजाब में अमृतसर और फिरोजपुर में हेरोइन के जो है पूरे पैकेट्स मिले हैं, तमाम पैकेट मिले हैं, और ये तकरीबन 7 करोड़ रुपए की ये है। और ये पंजाब पुलिस ने नहीं, बल्कि बीएसएफ ने पकड़ा। पंजाब पुलिस तो उन्हें सपोर्ट देती है। इसके बाद में पंजाब में जिस तरीके से हुआ कि लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप इससे समझिए अमृतसर में एक हेड कांस्टेबल की ने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने का जो वजह है उसको आप समझिए कि किस तरीके का उसने वो किया था। तो ये भी स्थितियां हैं। इसके बाद में एक व्यक्ति, स्थिति ये हुई, ऑटो चालक ने वो हुआ, और उसमें वो गर्भवती पत्नी को ले जा रहा था अस्पताल, और वहां पर ले जाकर के किस तरीके से उसको जल्दी, उसकी बुरी स्थिति थी, और ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसे सपोर्ट देने की बजाय उसको वसूली के लिए रोका ऑटो वाले को, और बहुत देर तक परेशान किया, और अंत में रॉन्ग साइड का चालान काट करके उसे वो कर दिया। आप समझिए क्या स्थिति है कि मर रहा हो कोई, लेकिन वहां इस तरह से होता है।
और जिस तरीके की स्थिति होती है, मंत्री कभी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, कभी विधायक आम आदमी पार्टी के रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, कभी कोई और चीज होती है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। और लगातार जो स्थितियां हो रही हैं वो चिंताजनक बनी हुई। जालंधर में अभी पीछे के दिनों में लुधियाना में 1.5 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 2 दिन पहले ही की बात है। अबोहर में इसी तरीके से घटना हुई, इसी तरीके के हालात हैं। और हालात इतने बुरे हैं कि बिजली की बुरी दशा है। किसानों ने संगरूर में बिजली उसके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सारी चीजें हुई। तो ये आप समझिए, नशा और नशे तस्कर और ये सारे सब एक्टिव। और उसके बाद में हालत ये कि साहब कोई पूछने वाला नहीं, किसान परेशान है, कभी बिजली के लिए, कभी किसी चीज के लिए। फिरोजपुर में नहरी विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिले किसान और उनसे कहा कि साहब किस तरीके के पानी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं साहब। तो ये हालत है। और ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और जो खालिस्तान फोर्स है या जो इनकी उस तरह की जो वो है, उनके नाम पे लाखों लाखों रुपए फिरौती वसूली जा रही है और ये स्थितियां हो रही हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो ये स्थितियां हो तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है। तो ये हालत है और ये हालत होगी तो निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं उनको लेके आपको चिंता करनी पड़ेगी कि क्या हालत है और किस तरीके से हो रहा है। तो पंजाब में कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर स्थितियां खराब ना हो। कहीं जाम लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, न ट्रैफिक है, न कानून व्यवस्था है, न कोई बाकी व्यवस्थाएं हैं। तो जिस तरीके से लोगों के घरों की स्थितियां हैं, सारी चीजें हैं, तो उनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हालत बिगड़ती है। जालंधर हाईवे पर आपने देखा कि कर्मचारियों ने किस तरीके से, पंजाब सफाई कर्मचारी फेडरेशन ने पूरा पक्का धरना लगा दिया है और उन्होंने कह दिया कि साहब उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हमें झाड़ू दिखा करके कहा जाता था कि हाँ हम आ रहे हैं सत्ता में और ये करेंगे, और असलियत ये है कि हमें बर्बाद कर दिया, हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें कुछ नहीं हो रहा। तो ये हालत है। तो इस तरह की जो स्थिति हो वो दूसरे राज्यों में जाकर के तमाम ड्रामे दिखाते हैं। तो बिजली की भी संकट है, पढ़ाई का भी संकट है, दवाओं का भी संकट है, न मुलाजिमों को सैलरी मिल पा रही, न कुछ हो पा रहा है, लेकिन सारा पैसा खर्च हो रहा है। कहां हो रहा है? विज्ञापन में हो रहा है और विज्ञापन में हो रहा है। और यह स्थिति है कि किसानों ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है, किसान गुरदासपुर स्टेशन पर कल ट्रेनें रोकेंगे। तो आप समझिए कि यह स्थिति है और इस स्थिति में आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बड़ा भयंकर संकट पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है, लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। और इसके बाद जिस तरीके से लोग तंग कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही, पासपोर्ट दफ्तर पे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सब स्थितियां आ गई और सरकार किसी भी मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो जब ये लगातार हो रहा है कि जिस तरीके से लूट हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक में अभी आपने देखा अमृतसर में कि 22 लाख रुपए लूट लिए गए, सरेआम ये घटना हुई। तो ऐसा, और उसके अलावा वसूली शुरू हो गई है पूरे पंजाब में। तो वसूली शुरू हो गई हो, सब कुछ शुरू हो गया हो, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह व्यापारी परेशान है, दूसरे परेशान। तो खुश कौन है? ये वो पंजाब है जिसे बदलने की बात कही थी। आज पूरे देश भर में एनआईए, सीबीआई, ईडी सबकी छापेमारी चल रही है 8 राज्यों में। और जब छापेमारी चल रही है तो उसकी वजह क्या है? कल कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन होने वाला है छत्तीसगढ़ में। और जब छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन होने वाला है तो वहां पर लगातार जिस तरीके से अधिवेशन के 3 दिन पहले अचानक एकदम से ईडी की छापेमारी होती है, उन नेताओं के यहां छापेमारी होती है जो उस पूरी व्यवस्था को देख रहे थे। और उनके यहां छापेमारी कल जब सुबह 5 बजे शुरू होती है और चल रही होती है आज तक। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात भी रखी, कहा हम डरने वाले नहीं, हमें आप डरा नहीं सकते। और जो वास्तविक चोर है उनके यहां तो आप छापेमारी करते नहीं है, आप हमारे पास आते हैं। क्यों? हमसे डरते हैं, हम बोलते हैं, आपका विरोध करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। और इसको लेकर के
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, उनके यूथ विंग ने, स्टूडेंट ने और दूसरों ने, सभी ने जाकर के ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया और बड़ा शानदार ढंग से, बड़े पीसफुल ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस लगा करके पुलिस के साथ मिलकर के कार्रवाई उन पे की जा रही है, लेकिन वो बगैर डरे मुकाबला कर रहे हैं और कह रहे हैं कर लो जो करना है। ईडी से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जो डरता है वही होता है। मोदी मोदी के दलालों को झूठा मारो सालों को, मोदी के दलालों को झूठा मारो सालों को, जब जब मोदी डरता है वो आगे करता है। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रमन 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 मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी के दलालों को झूठा मारो सालों को, देश के सरकारों को झूठा मारो सालों को, मोदी के दलालों को झूठा मारो सालों को, मोदी के दलालों को झूठा मारो सालों को, देश के सरकारों को झूठा मारो सालों को। 24 बार कांग्रेस पार्टी पर रेड हुई है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर रेड हुई है, लेकिन इसको लेकर के डरने वाले हम नहीं हैं। तो इसको लेकर के कुमारी शैलजा ने, जो वहां की प्रभारी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस आम लोगों की आवाज को दबने नहीं देगी और मजबूती से खड़ी होगी। राहुल गांधी ने इसको लेकर के बड़ा अच्छा सा बताया कि किस तरीके से वो लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में, उसके बाद में सारी चीजें, और उसके पहले भी वो सचेत करते रहे, बताते रहे कैसे लूट हो रही है देश और कौन कर रहा है। यह भी देखिए। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे। तो जब ये सारी स्थितियां होती है तो इससे समझ में आता है, खुद जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उन पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का पूरी एफआईआर दर्ज है, सारी कार्रवाई है, लेकिन उसे रुकवा रखा है नरेंद्र मोदी सरकार। हिसाब नहीं होने देना है। तो यह स्थिति होती है, तो आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बगैर डरे मुद्दे को लेकर के खड़े हैं, वो कहते हैं जो करना है कर लो। तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते बनता है। उनके नेता नहीं डर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो करना है कर लीजिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में मुद्दे उठाती है कांग्रेस पार्टी। कर्मचारियों पर लाठी चार्ज होता है जब वो मांगते हैं कि हमें ओपीएस बहाल करिए, उसकी बात कर रहे हैं। सुनने की बजाय उन पर लाठी चलती। और उसका जब कांग्रेस विधानसभा में विरोध करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती। और हालात तो ये है कि उसने कहा उस यौन शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संदीप सिंह को आप क्यों नहीं हटाते हैं। तो उसके जवाब में क्या कहता है वहां का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहता है नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे। यानी जिस प्रदेश में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रदेश में यह काम हो रहा है और मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं और लगातार
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ मोर्चा खोले हुए है कांग्रेस। उठाए हैं, कल भी उठाए थे, आज उठाएंगे, फिर उठाते रहेंगे। हम लोगों की लोगों ने हमारे को विपक्ष में भेज रखा है, तो हमारी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जोर शोर से आवाज उठाएंगे लोगों की, जो आज लोगों की आवाज है उसका उठाना हमारा काम है, और साथ में तुम्हारा भी काम है। लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि ओपीएस पॉसिबल नहीं है। ओपीएस पॉसिबल क्यों नहीं है? जब हिमाचल में ओपीएस हो गया, राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तो यहाँ क्या नहीं, क्या इम्पॉसिबल है? भाजपा डरी सहमी सी कोई जवाब नहीं दे पाती। जवाब होगा भी क्या, आप समझ सकते हैं। तो यह स्थितियां हैं, और स्थितियां यहीं सिमट जाती तो भी था। ये लगातार चल रहा है। अदानी को साधने का जो काम चल रहा है, राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते कि अदानी को बचाने, अदानी के लिए। और आज उसका उदाहरण आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन ने कहा कि अदानी को जितना वो चाहते हैं हम उतना लोन देंगे। उनके शेयर डूबते हैं, डूबने दीजिए, लेकिन हम देंगे। मतलब आपके बाप का पैसा है, नहीं, हमारा सबका पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट है, हमारे पैसे उन बैंकों में जमा है, और उसे आप लुटाने का काम करते हैं। तो आप समझिए और किस तरीके से चीजें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से होता है, जब अडानी पर फोर्ब्स की रिपोर्ट सौंपी जाती है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उसे लेने से इनकार कर देती है, और सीजीआई कहते हैं कि इसे रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। क्यों भाई? आप देखिए, तो एग्जामिन कराइए, गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए, लेकिन लेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आप डरे हुए, क्योंकि रोज बर रोज जो हमले होते हैं उनसे आप डरते हैं। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हालत होती है। तो अडानी के लिए सब कुछ हो रहा है, जबकि उसके शेयर डूब रहे हैं, सब कुछ डूब रहा है। और उसके कारण जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि हम उसे लोन देंगे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर डाउन चला गया। इसके बाद में यह स्थिति है। तो इनसे वो रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको लेकर के रेगुलर सवाल पूछ रहे हैं कौन, जयराम रमेश, तो सही ही पूछ रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि रिश्ता तो यही है, इसी से पता चलता है कि आप कौन सा खेल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए। तो जिस तरीके से आईटी रेड चल रही है, ईडी की रेड चल रही है, और सारी मिला के टोटल मिला के 11 राज्यों में चल रही है, और ये सारी रेड वहीं हो रही है जहां दूसरे दलों के लोग ज्यादा सशक्त हैं, या उनके समर्थक हैं, या उनसे जुड़े हुए लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह खेल है, और इस खेल को समझने की जरूरत है। तो इस खेल में सभी को किस तरह से फंसाया जाता है, क्या किया जाता है, यह समझने का। तो यदि इस खेल को समझेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो बाप दादों और सबके नाम पर आपको वो किया जाएगा कि हाँ साहब, बाप दादों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर अपशब्द की राजनीति शुरू किसने की? भारतीय जनता पार्टी। दूसरों के माता पिता से लेके सब पर कमेंट करना किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी। और आज वही रो रही है कि गलती से उन्होंने, पवन खेड़ा ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह गलती से बोलने में, हालांकि उन्होंने तुरंत सुधारा, सॉरी कहा, उसके बाद ये, तो आप समझ सकते कि यह सच्चाई है कि ऐसे नफरती लोग अब मर्यादा सिखा रहे हैं। और मर्यादा की स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति कहता है कि हम उन 1 दर्जन सांसदों पर कार्रवाई करेंगे जो अमर्यादित व्यवहार करते हैं। तो साहब, और उनमें नाम किसके होते हैं? कांग्रेस पार्टी के सांसद। आप कल्पना करिए कि अमर्यादित व्यवहार कौन करता है। संसद की कार्रवाई देख लीजिए, समझ में आ जाए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच को नहीं जानेंगे तो यह झूठ आपको बर्बाद कर देगा।
और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। इसलिए सच जानना, पहचानना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।